दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चले दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओवर क्लेवरनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, लेकिन ये जो शब्द है ये है क्लेवरनेस, NESS, क्लेवरनेस। तो दोस्तों, ये जो शब्द है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी, और ये है ओवर क्लेवरनेस। ओवर का मतलब ज़्यादा, अधिक। ओवर क्लेवरनेस मतलब कि ज़्यादा चालाकी, या कह सकते हैं ज़्यादा चतुराई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राहुल हैड टू गो टू मुंबई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट की किसी विवशता को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। राहुल हैड टू गो टू मुंबई, तो क्या अर्थ हुआ? राहुल को मुंबई जाना था। व्हेन ही रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। REACH, रीच का मतलब होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन ही रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, जो ट्रेन थी क्या थी? वो वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, वो या पैसेंजर्स मतलब कि यात्री, यात्रियों से भरी हुई थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन ही रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, मतलब जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जो रेल थी वो यात्रियों से भरी हुई थी। आगे देखिए, देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, और इस तरह के वाक्यों में कभी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और कैरेज का मतलब होता है डब्बा, उसे कैरेज कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज, या कैरेज का मतलब डब्बा, कोई गाड़ी, उसे कैरेज कहते हैं। मतलब कि गाड़ी में या किसी डब्बे में कोई भी जगह खाली नहीं थी, कोई भी जगह नहीं थी। नो स्पेस मतलब कोई भी जगह। सडनली राहुल मेड अ प्लान इन हिज माइंड। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, MAKE, और ये सेकंड फॉर्म है मेड, और प्लान मतलब योजना। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली, अचानक। राहुल मेड अ प्लान, राहुल ने एक योजना बनाई। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। ही बॉट अ रबर स्नेक एंड थ्रू इट इन द कैरेज। क्या मतलब हुआ? ही बॉट, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वर्ब को भी ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि ये जो वर्ब हैं इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। BU बाय मतलब ख़रीदना, सेकंड फॉर्म का नोट कर लीजिए, BOUGHT, बॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ही बॉट, उसने खरीदा। आ रबर स्नेक, एक रबड़ का सांप, स्नेक मतलब सांप उसने खरीदा। एंड थ्रू इट, थ्रो मतलब फेंकना, THROW, और ये सेकंड फॉर्म। थ्रू इट, इट मतलब उसे, एंड थ्रू इट, और उसे फेंक दिया। इन द
कैरेज, इन मतलब मैं और कैरेज मतलब डब्बा, इन द कैरेज डब्बे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही बॉट अ रबर स्नेक एंड थ्रू इट इन द कैरेज, मतलब उसने एक रबड़ का सांप खरीदा और उसे डब्बे में फेंक दिया। ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड एंड रैन आउट ऑफ द कैरेज। क्या अर्थ हुआ, ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड। दोस्तों स्केयर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना, और यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एडजेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ वहाँ पर करना होता है, तभी आप उसको वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया। तो गेट स्केयर्ड का मतलब हो गया डरना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो इस बात से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई एडजेक्टिव को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप उसे वर्ब के रूप में बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना ही होगा। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड, मतलब कि सारे यात्री घबरा गए, डर गए, या कह सकते हैं भयभीत हो गए। एंड रैन आउट, रन मतलब भागना, सेकंड फॉर्म रैन, एंड रैन आउट ऑफ द कैरेज, आउट मतलब बाहर, और वो डब्बे से बाहर भागे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड एंड रैन आउट ऑफ द कैरेज, मतलब सारे पैसेंजर्स डर गए और वो डब्बे से बाहर भागे। राहुल सॉ एन एम्प्टी बर्थ एंड लेड डाउन ऑन इट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। SEE का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म है सो, SAW। राहुल सो एन एम्प्टी बर्थ। दोस्तों एम्प्टी का मतलब खाली होता है, ये एडजेक्टिव है, मैं चाहूँगा आप इसे भी नोट ज़रूर करें। राहुल सो एन एम्प्टी बर्थ मतलब राहुल ने खाली बर्थ देखी। बर्थ का मतलब वो एक लंबी सीट जिस पर लोग बैठते हैं, सोते हैं, उसे बर्थ कहा जाता है। राहुल सो एन एम्प्टी बर्थ, राहुल ने खाली बर्थ देखी। एंड लेड डाउन ऑन इट, और उस पर वो लेट गया। सून जल्दी ही फेल अस्लीप। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए, FALL फॉल। वैसे फॉल का मतलब गिरना होता है, लेकिन फॉल के बाद यदि आप अस्लीप को देखेंगे तो ये एक वर्ब बन जाएगा। और यदि आप इन दोनों वर्ड की अलग मीनिंग चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए। FALL फॉल मतलब गिरना, और ASLEEP अस्लीप ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सोया हुआ। लेकिन जब आप इसको इकट्ठा यूज़ करेंगे फॉल अस्लीप, तो ये एक वर्ब का काम करेगा, और फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना। तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, फॉल अस्लीप मतलब नींद आना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। अ फ्यू आवर्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, और फ्यू मतलब कुछ, और उसे फ्यू कहते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर मतलब कि कुछ घंटों के बाद राहुल वोकअप। दोस्तों वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, और ये सेकंड फॉर्म है वोकअप। और मैंने देखा कुछ लोग जागने के लिए गेटअप का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो जो गेटअप है वो उचित नहीं है, क्योंकि गेटअप का मतलब होता है उठना। यदि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और कई बार हम ऐसा होता है कि हम सो नहीं रहे, बस हम नॉर्मली से वैसे ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बेड पर चारपाई पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए नहीं हैं, और तभी कोई आ गया तो दोस्तों फिर हम उठेंगे। तो इस तरह से उठने को हम गेटअप कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप नींद में हैं, मतलब कि आप सो रहे हैं, नींद में हैं, और जब आपकी आँख खुले तो उस क्रिया को वेकअप कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो गेटअप और वेकअप के बीच में जो ये फ़र्क है आप उसे समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार आमतौर पर लोग जागने के लिए भी गेटअप का ही प्रयोग करते हैं, जो तो वो थोड़ा सा उचित नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार हम जब बेड पर लेटे हुए होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सो रहे हों। यदि आप सो रहे हैं और सोने के बाद आप जागते हैं तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली उठ के बैठ जाएंगे, क्योंकि जब आप सो रहे हो, जैसे मान लीजिए सुबह उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उठते ही सीधा बेड से खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली हम पहले अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसी जब हम नींद से जो बाहर आते हैं, आंखें खोलते हैं, उसी क्रिया को वेकअप कहा जाता है। और यदि आप लेटे हुए हैं, मतलब कि जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं, और आप उठ जाते हैं, उठ के बैठते हैं, खड़े होते हैं, उसे गेटअप कहते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस फ़र्क को समझ गए हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बता दें, इस चीज़ को कंफर्म कर दें कि ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, और ये वेकअप की सेकंड फॉर्म में वोकअप, तो उसी तरह से नींद से जागने के बारे में बात हो रही है। तो क्या अर्थ हुआ, अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, राहुल वोकअप, राहुल जागा। ही थॉट, थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट ए स्टेशन, उसने सोचा कि जो ट्रेन है वो किसी स्टेशन पर रुकी थी।
और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ घंटों के बाद राहुल जागा। ही थॉट दैट द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट ए स्टेशन, मतलब उसे लगा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। ही गॉट अप, ही गॉट आउट ऑफ द कैरेज, गेट आउट का मतलब बाहर आना, सेकंड फ्रॉम गॉट आउट, ही गॉट आउट ऑफ द कैरेज, वह डब्बे से बाहर आया। एंड आस्क द टीसी, टीसी मतलब टिकट चेकर को टीसी कहते हैं, आस्क द टीसी, और उसने टिकट चेकर से पूछा विच स्टेशन इज दिस, और ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, विच स्टेशन इज दिस, उसने टीसी से पूछा ये कौन सा स्टेशन है। यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये टीसी साहब खड़े हैं और ये वो लड़का है राहुल जो उनसे पूछ रहा है, और ये जो टीसी साहब हैं वो उसे बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द टीसी आंसर्ड, आंसर का मतलब जवाब देना, सेकंड फ्रॉम आंसर। द टीसी आंसर्ड, जो टीसी थे उन्होंने जवाब दिया, दिस इज न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली है। व्हाट, क्या, सेड राहुल, राहुल ने कहा। जाहिर सी बात है उसको सोच के बड़ा ही अजीब लगा होगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा कि वो मुंबई जाने वाली ट्रेन में है। यस, हाँ, देयर, तब उन्होंने क्या जवाब दी, यस, हाँ, देयर वॉज ए स्नेक इन दिस कैरेज, तो उन्होंने क्या कहा। दोस्तों बाय मिस्टेक मैंने इसको स्नेक बोल दिया, तो आप इसको स्नेक ना बोलें, इसको स्नेक ही बोलें। स्नेक कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ज़रूर ध्यान दें। इसको स्नेक हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है स्नेक। जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको ई नहीं लगाना, डायरेक्टली आपको सा से ही, आधे सा से इसको बोलना है, तो क्या हो जाएगा, स्नेक। अब आप इसको दोस्तों मेरे साथ एक दो बार बोलिए, स्नेक, स्नेक, स्नेक। चलिए इसको आगे देखिए। यस, हाँ, देयर वॉज ए स्नेक इन दिस कैरेज, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ डब्बे में एक सांप था। सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर वाइल द अदर कैरेज हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, क्या अर्थ हुआ। सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का हमें प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, और थर्ड फॉर्म है सेपरेटेड। तो यहाँ पर इसको थर्ड, वैसे ये सेकेंड भी फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि आप इस रूल को याद रखें, ज़्यादातर जो ऐसे वर्ब हैं जिसमें ईडी आता है तो वो सेकेंड भी होती है और थर्ड भी होती है, लेकिन फिलहाल इसको थर्ड के रूप में ही यहाँ पर आप मान के चलें। और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड, मतलब इस डब्बे को अलग कर दिया गया, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया गया, बिहाइंड पीछे, और इसे पीछे छोड़ दिया गया, हेयर यहाँ, वाइल, वाइल का मतलब जबकि। दोस्तों वाइल के भी दो मतलब होते हैं, आप दोनों को समझ लीजिए। देखिए वाइल का मतलब दौरान होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बोलते हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप इसे सुन लीजिए। मान लीजिए वाक्य है मैं खाना खाने के दौरान टीवी देखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग द फूड। तो इसका मतलब दौरान, इसका मतलब जबकि भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि राजू लंबा है जबकि मोहन छोटा है, तो क्या बोलोगे, राजू इज टॉल वाइल मोहन इज शॉर्ट। तो जबकि के लिए भी वाइल लगाते हैं, तो यहाँ पर वाइल का मतलब यूज़ है जबकि। ठीक है, आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि ये जो सो दिस कैरेज वो सेपरेटेड एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर, इसलिए इस डब्बे को अलग कर दिया गया और यहाँ पीछे छोड़ दिया गया, जबकि वाइल मतलब जबकि, द अदर कैरेजेस, अदर मतलब दूसरे जो अन्य कैरेजेस डब्बे हैं, हैव लेफ्ट वो जा चुके हैं, फॉर मुंबई वो मुंबई के लिए जा चुके हैं। और दोस्तों ये लीव की थर्ड फॉर्म है जिसका लेफ्ट, जिसका मतलब होता है निकलना, रवाना होना, जाना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो बाकी अन्य डब्बे हैं वो मुंबई के लिए निकल गए हैं, चले गए हैं। राहुल्स ओवर क्लेवरनेस हैड पुट हिम इन डीप ट्रबल। दोस्तों यहाँ राहुल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के, और जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, राहुल्स ओवर क्लेवरनेस, मतलब कि राहुल की ज़्यादा चतुराई, हैड पुट हिम इन डीप ट्रबल, मतलब कि राहुल की ज़्यादा चतुराई ने उसे एक डीप ट्रबल मतलब एक बड़े संकट में, डीप ट्रबल मतलब एक गहरे संकट में उसको रख दिया था, या कह सकते हैं राहुल की अधिक चतुराई ने उसको गहरे संकट में डाल दिया था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी ज़्यादा चतुराई के ऊपर, क्योंकि जैसा कहानी में देखा कि बहुत ज़्यादा जो चतुराई है वो भी नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी हो, सुनने में मज़ा आया हो और आपने आज कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस
मेरी कह सकते हैं वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन फीडबैक you are very welcome. You can just write your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.